कि गणगौर निमाड़ का एक पारंपरिक नृत्य है और आपने इस तरह से जो आपके जनपद में जिया जा रहा है उसको जब आप मंच पर लेकर आए तो रचनात्मक प्रक्रिया आपकी कहाँ जाकर ठहरी? हर कलाकार लोक से शास्त्रीयता की ओर बढ़ता है, लेकिन शायद मैं ऐसा हूँ जो शास्त्र से लोक की तरफ मुड़ा। गणगौर के रथ कैसे सजाए जाते हैं? तो वो सारे ही तरह के जो रथ हैं उनको मैंने बनाना सीखा, मेरे सारे शिष्यों को सिखाया। उनकी नथ भी वही हम पहनाते हैं और जिसे हम मराठी नथ कह सकते हैं। इतना फैला हुआ रंगमंच जो महाभारत का है उसमें से आपने कौन से प्रसंग चुने? सबसे पहले तो कुछ तो प्रसंग घर से हम लोग बनाकर लाए थे। द्रुत क्रीड़ा में हमने 8 पुतलियों को वहाँ पर स्थापित किया है। तो इस महाभारत उत्सव में आपकी जो मौजूदगी है वो किस तरह की है? संजय महाजन पर यह विश्वास किया गया कि जिस तरह की पुतली हम बोलेंगे उस तरह की वो बनाएंगे। संजय महाजन अब नया क्या रचने जा रहे हैं, क्या सोचा है आपने? नमस्कार। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र नव, नव नवगे नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। नई आवाजों को जज्ब करता एक कलाकार मन हमेशा नई उड़ानों की ओर अग्रसर होता है। आसमान पर इंद्रधनुषी रंग बिखेर देता है। ये रंग दरअसल उसके सपनों के, उसके कामनाओं के होते हैं, उसके आरजुओं के होते हैं। और जब ये आरजुएं साकार होती हैं तो एक नया विश्व हमारे सामने आता है। एक ऐसा ही सुंदर सा संसार रचा है संजय महाजन ने, जो आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं संजय महाजन जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संजय जी, लगभग 3-4 दशक गुजर गए और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक पर्यावरण में आपकी मौजूदगी को, आपकी उपस्थिति को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक नर्तक के रूप में आप दिखाई देते हैं जो निमाड़ के जनपद से चलकर आता है। कल कल छल छल बहती हमारी पवित्र रेवा के किनारे आपका बसेरा है और वहीं से आपने दरअसल अपने संस्कार अर्जित करते हुए हमारी संस्कृति की राह पर, लोक संस्कृति की राह पर अपना कदम बढ़ाया। तो एक लोक नर्तक के रूप में, और बल्कि मैं कहूँ कि एक शास्त्रीय नर्तक के रूप में भी अपनी अपनी एक पहचान है। तो इन पहचानों के साथ जब हम आपको देखते हैं तो ये लगता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी देह में, आपकी आत्मा में, आपकी रूह में ये लोक संस्कृति की धड़कनें कब जागी और कब आपने देखा और इस रास्ते पर चलना गवारा किया? जी, नमस्कार मेरा भी आपको। और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने भूमिका बनाई है कि मैं अपनी जनपद से आया हूँ, जी। तो निश्चित रूप से उसकी जड़ें जो हैं वो मेरी जनपद में है। और ये संस्कार जो है हमें हमारे पूर्वजों से आए हैं। वाह! हमारी दादी जो गाती थी, नृत्य के गुण भी मुझे लगता है कि मेरी दादी से ही आए हैं। हुँ। जो ढोल की ताल पर हमारी जो माताएँ बहनें नृत्य करती हैं, तो मेरी दादी इसमें बहुत निपुण थी। और गीतों में भी अगर देखा जाए तो जब हम देखते थे कि गणगौर के गीतों में जब फूलपाती लेने जाना है या अन्य उसके जो एक प्रसंग होते हैं, तब हम हमारे घर में रहते थे, लेकिन वहाँ से हमारी दादी की बुलंद आवाज़ सभी महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो मुखर होकर आती थी। तो वो गुण जो है हम में आए हैं और वहीं से संस्कार हमारे, और बहुत सारे जो ऐसे लोकगीत भी हैं जो विलक्षण हैं, वो भी हमारी दादी से हमने सुने। तो बस वहीं से मेरे अंदर वो बात आई थी, कला के संस्कार आए थे। आप अब हम देखते हैं जब संजय महाजन को तो एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक नौनिहाल संजय महाजन भी होगा। और पहली बार कब उसने इस ज़मीन पर अपनी थिरकन भरी होगी और पहली बार कब आपके भीतर एक नृत्य ने अंगड़ाई ली थी? वो समय था जब विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अच्छा ही रहा होगा कि मैं जो है वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था, जहाँ लड़कियाँ नहीं हुआ करती। हाँ, हाँ, पहले ऐसे ही होता था। पहले ऐसा होता था, जी। तो लड़कियाँ नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करना है, तो कुछ लड़कों को लड़कियाँ बनाना है। और फिर जो हमारे शिक्षक थे, वो देखते थे कौन अच्छे से कर रहा है। तो नैसर्गिक जो गुण था मेरे अंदर, और वो फिर लड़की के कपड़े पहनकर आपको 7th 8th क्लास तक जब आप नहीं समझते हैं, या जो है टीचर्स को अपनी उस प्रस्तुति के लिए कोई पात्र चाहिए होता है, तब से फिर हमने वो यात्रा शुरू की। उसके बाद क्या हुआ कि बड़वा की सांस्कृतिक परंपरा में झाँकियाँ सजती थी, नवदुर्गा या गणेश उत्सव में खास करके।
एक एक कमरा होता था जिसमें, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन, मनोरंजन के साधन तो वही हुआ करते थे और सारी धार्मिक झांकियाँ होती थी। तो धीरे-धीरे उस प्रतिभा को देखते हुए गाँव के लोगों ने भी मुझे उसमें आमंत्रित किया और मुझे ले जाने लगे। बस वहीं से ये जड़ें जो है मजबूत होने लगी। वाह! बिल्कुल, ये अपनी मिट्टी की जो सौंधी सुगंध होती है, वही दरअसल आपकी जड़ों से जुड़ी होती है और वही संस्कार होते हैं। लेकिन एक आपकी पढ़ाई भी चल रही थी और उसके समानांतर आपका ये लोक संस्कृति के प्रति जो रुझान आपका था, जी। वो भी आपका लगातार बना था। तब एक मुकाम तो ऐसा आता ही है जब आपको तय करना पड़ता है कि किस दिशा में आप जाएँगे। एक तरफ आपके भीतर आपके संस्कार और आपकी विरासत पुकारती है, दूसरी तरफ जीवन का यथार्थ होता है जहाँ पर कि रोज़ी-रोटी का भी एक सवाल होता ही है, ख़ास तौर पे मध्य वर्ग के लिए तो। आपने क्या तय पाया और इस उलझन से कैसे निकले आप? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और ये कहा जाए कि एक मुड़ाव हाँ, बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी का रहा, एक जवानी उपज का, साल बिल्कुल, बिल्कुल मेरा टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसा था कि जब कॉलेज तक पहुँचे और कॉलेज में जब युवा उत्सव में प्रतिभागिता मैंने की और उसमें मुझे पुरस्कार एकदम मिलने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ठीक जगह जा रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। तब मैंने निमाड़ के गणगौर नृत्य को भी जो है उसका संयोजन किया और ऐसे करके लगभग 7 वर्ष तक प्रथम पुरस्कार विश्वविद्यालय में क्या अलग-अलग शास्त्रीय लोक में, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब गलत नहीं हो रहा है, ठीक हूँ। और लेकिन क्या है, उस समय नृत्य के लिए उन परिवारों में या इतनी श्योरिटी नहीं थी कि व्यक्ति अपना करियर हुँ, बना सकता। तो परिवार से भी नहीं था कि अब जो कॉलेज तक जो हर बच्चा करता है वो कर लिया है, अपना बिज़नेस सँभालिए। मैं अपना बिज़नेस भी सँभालता था। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया वाह! साथ-साथ में। और उम, अब उस यूथ फेस्टिवल के दौरान मेरी मुलाकात मेरे गुरु राजकुमार ठोलिया जी उज्जैन, उनसे हुई और तब मुझे पता चला कि कथक नृत्य की परीक्षाएँ भी होती है, ऐसा भी होता है, लेकिन घर से वो अलाउ नहीं था। लेकिन बहुत जुनून तब तक इतना ज़्यादा बढ़ गया था। फिर होता ये है कि जब लोग प्रशंसा करते हैं आपकी, तो वो चीज़ और पुष्ट हो जाती है। आपका जो जुनून रहता है, उसको हवा मिलती है। तब जाकर एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि या तो इस पार या उस पार, या मुझे इसे छोड़ना है, या मुझे इसे इसमें ही बहना है और इसे मुकाम पर ले जाना है। तब फिर मैंने घरवालों से व्यवस्थित बात की कि अब मुझे यही करना है। और फिर मैंने अपना बिज़नेस अपने छोटे भाइयों को, अपने पापा के जो है सुपुर्द किया और मैं इस जो है राह पर चल पड़ा और फिर मैं मेरे गुरु राजकुमार ठोलिया जी के यहाँ पर उज्जैन पहुँचा। वहाँ से मैंने विधिवत शास्त्रीय नृत्य की जो है कक्षाएँ देना बहुत अच्छा आप संजय भाई ये एक ज़िद होती है और वो ज़िद के साथ यदि हम अपने जीवन की राहें प्रशस्त करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएँ तो फिर रास्ते में आती ही हैं। बात गणगौर पर जाकर हम लोग अ, जो है वो फ़ोकस करते हैं और उसमें ये कि गणगौर निमाड़ का एक पारंपरिक नृत्य है और ज़ाहिर है कि गणगौर मूलतः महिलाओं का पर्व त्योहार है और उसके साथ जो अनुष्ठानिक पूरी की पूरी रीति-नीति जुड़ी हुई है, इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है उसके नृत्य का है, उसके गीतों का है। निमाड़ में ही नहीं बल्कि हम तमाम लोक नृत्यों को देखें, तो वो दरअसल अलग से थोपी गई कोई कला विधा होती नहीं है। दरअसल उनकी जीवन और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ ही वो उसका पूरा ताना-बाना होता है। ये जो जीवन में है, लोक के जीवन में है, जब वो मंच पर जाता है तो एक तरफ तो वो बिल्कुल पूरी तरह से उनके लिए वो स्वाभाविक जीवन कर्म का हिस्सा है। लेकिन जब आप जैसे नर्तक उसको मंच पर लेकर आते हैं, तो क्या नई चीज़ उसमें शुमार करते हैं, उसको किस तरह से परिष्कृत करते हैं, पर मंच पर पेश किए जाने के अपने जो तकाज़े होते हैं, उन पर भी गौर किया जाना ज़रूरी होता है। आपने इस तरह से जो आपके जनपद में जिया जा रहा है, उसको जब आप मंच पर लेकर आए और पूरे भारत के विभिन्न मंचों पर ले गए, तो रचनात्मक प्रक्रिया आपकी कहाँ जाकर ठहरी? जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बिल्कुल प्रश्न उठना चाहिए और इसका जवाब मुझे बिल्कुल देना ही चाहिए। वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं बताना चाहूँगा कि हर कलाकार लोक से शास्त्रीयता की ओर बढ़ता है और लोक से ही शास्त्र बना भी है। लेकिन शायद मैं ऐसा हूँ जो शास्त्र से लोक की तरफ मुड़ा। और दूसरी बात ये है कि शास्त्र का जो अनुशासन है, वो मेरे लोक नृत्यों में भी देखने को मिलता है, जो कि मंच के लिए आवश्यक है।
हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते क्योंकि गाँव में तो ऐसा होता है कि अब किसी का हाथ खींच लिया, नहीं तुझे नाचना पड़ेगा, वो शर्मा रहा है कि मैं नहीं नाचूँ। ये सारी चीज़ों को समायोजित करना, संयोजित करना, लेकिन उसमें उस नृत्य की आत्मा मरना नहीं चाहिए, ये पहला मेरे मन में था। क्योंकि अगर ये होता है कि आप नृत्य संयोजन जिसे कोरियोग्राफी हम कहते हैं, अगर कोरियोग्राफी हम 75% कर लेंगे और आत्मा सिर्फ़ 25% है, तो बात नहीं बनेगी। आप 25% अगर कोरियोग्राफी करते हैं और 75% वो ओरिजिनल है, वो विशुद्ध है, तो मुझे लगता है कि फिर वो आपका नृत्य संयोजन किसी और के अध्ययन करने लायक भी है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, बहुत अच्छा, जो गणगौर नृत्य को नहीं जानता है, लेकिन उसमें गणगौर नृत्य के वो सारे तत्व मौजूद होना चाहिए। तो उसमें मुझे अध्ययन करने की ज़्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैं तो उसी जनपद का हूँ, मैं उसी में पला-बड़ा। और ठेठ गाँव की भी गणगौर मैंने देखी है और मैं जो है शहर क्या नगर कह सकते हैं बड़ौदा को, वहाँ की गणगौर भी हमने देखी है। फिर मैंने अलग-अलग जातियाँ जो गणगौर करती है, क्योंकि गणगौर सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एक कास्ट समुदाय तक सीमित नहीं है। हाँ, नहीं है, ब्राह्मण का अलग है, मारवाड़ियों का अलग है, जो कि निमाड़ में मारवाड़ी रहते हैं। तो उनका गीतों का अलग तरीका, उनके नृत्य की अलग परंपरा, उनका झालरिया देने का अलग तरीका, जो पल्लू से झालरिया दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वैसे कोरियोग्राफ नहीं किया है कि दिमाग से आप कोरियोग्राफ करते संयोजित अगर आप दिमाग लगा के करेंगे, तो आत्मा मर जाएगी। मैंने उस ओरिजिनलिटी को, उस वास्तविकता को बरकरार रखते हुए सिर्फ़ इतना ज़रूर किया है क्योंकि आपको मंच पर एंट्री तो लेना है और एग्ज़िट भी करना है। फिर उस गणगौर पर्व में चलने वाली ढोल की जितनी तालें हैं, चाहे वो आड़ा है, खड़ा है, रजवाड़ी है, मटकी है, कहरवा है, उन सबको उतनी सी देर में आपको वहाँ पर दिखाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक गीत लिया, एक गीत में तो एक ही ताल होगी या आपने 2 भी गीत लिए अगर वो एक ही ताल के हैं। उसके बजाय मैंने ये लेने की कोशिश की कि उसमें आड़े का गीत भी हो, रजवाड़ी का गीत भी हो और पर्टिकुलर जब एक उदाहरण देता हूँ कि जब रथ विसर्जित हमारे जवारे विसर्जित होते हैं और रथ हमारे खाली हो जाते हैं, हम रिक्त हो जाते हैं। वाह! तो उस रिक्तता को भरने के लिए ये हम उत्सव धर्मी लोग हैं, हम भारतीय लोग जो हैं, जैसे रिक्त होते हैं वैसे वहाँ फिर उत्सव होता है। तो फिर ढोल बजता है और खाली रथ को लेकर नृत्य किया जाता है। उसमें कौन-सा गीत गाया जाएगा? वैसे तो गणगौर के पर्वों में आपको आड़ा ताल के बहुत सारे गीत मिल जाएँगे, लेकिन वास्तव में जब रथ को विसर्जित करने में ऐसे ही फिर मैंने गीतों को लेकर और नृत्य संयोजन किया। हाँ, नहीं संजय भाई बिल्कुल बड़ा पार्ट है गणगौर का और गणगौर में देखें तो जैसे कि अभी आप ही बता रहे थे कि जिस दिन खड़े आते हैं, तब से चलकर और विदाईगी तक का बीच में झालरिया आता है, रथ बौड़ाना आता है और उसके बीच में जो कोई पालकी बात का प्रसंग आता है, ये सारे के सारे जो चरणपथ उसके पूरे जो अलग-अलग हिस्से हैं, उन हिस्सों के साथ गणगौर को समग्रता में अगर देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भरा-पूरा भारतीय रंगमंच मुझे वहाँ पर चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। अ, इसी बीच में एक बात आती है जो आपके फन से, आपके कौशल से जुड़कर आती है, कि गणगौर को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके गीतों को गा लेना और नृत्य कर लेना ही भर नहीं है। गणगौर के पूरे अनुष्ठान को समझना और उसी के साथ एक जुड़ी आती है गणगौर के लालित्य और सौंदर्यबोध को समझना और उसमें बात आती है रथों को सजाना। तो रथों के श्रृंगार का अपना एक बड़ा औरा है। आप जैसे व्यक्ति ने गणगौर को समग्रता में समझा है और गणगौर को जब सजाने की बात आती है, उसके रथ तैयार करने की बात आती, तब भी एक अलग किस्म का कौशल हमारे पास होना चाहिए। आपके पास वो इल्म है, वो कौशल है, वो कहाँ से पाया? और थोड़ा बताइए ना कि गणगौर के रथ कैसे सजाए जाते हैं? जी, ये इस कौशल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ईश्वर ने एक जिज्ञासु मन दिया है बहुत अच्छा। कि ये ऐसा क्यों? तब छोटे गाँव में दादी के साथ जाना है, 1 दिन पहले पहुँच जाना है ना? और वहाँ पर सुबह से तो रथ बनना है। बस, वो बाल मन जो है, दादी के पास नहीं है, वो खेलने में नहीं है, वो सीधा उस रथ बनाने वाले दादा जो हैं, उनके हाँ, पास, बहुत अच्छा। वो सारा अंदर बैठ गया था। हाँ, और उसी चीज़ को लेकर आज भी हमारा जो नृत्य का समूह है, उसमें हमारे सारे जो संगतकार हैं, हमारे सारे जो शिष्य हैं, उनको रथ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, परंपरागत रथ बनाने की। तो आज भी हम जब जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब मंच पर आती है, तो वो अलग ढंग से जिससे प्रॉप बन जाते हैं, जिसको प्रॉप्स कहते हैं, तो हम इनको प्रॉप नहीं कहते हैं।
ये जो देवी है हमारी, जो रनुबाई धनिया राजा है, ये हमारे लिए प्रॉप नहीं है। वो हमारे लिए मंच पर भी वही आराध्य हैं। तो उनके रथों को हम वैसे ही आज भी बनाते हैं। चाहे हमें 10 प्रोग्राम 1 मंथ में करना पड़े, 1 महीने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ पोर्टेबल या कुछ ऐसा कर लें जिससे कि तुरंत तैयार हो जाएँ। नहीं, हम वो रस्सी से ही उनको जो है पूरा गूँथा जाता है और जैसे परंपरा से गूँथा जाता था। तो जैसे मैंने नृत्य का बताया आपको कि वो मेरे अंदर बसा हुआ था, ऐसे गणगौर पर्व का हर अनुषंग, हर चीज़ जो है मेरे अंदर वैसे ही रथों का बना। रथ तो जो है गणगौर की हमारी आत्मा है। तो बाजूट है, फिर मांडली है, उसके बाद में उसमें अलग-अलग तरह से क्योंकि 12 चिपली का अलग रथ बनता है, खपच्चियों का जो होता है, तो वो सारे ही तरह के जो रथ हैं उनसे उनको मैंने बनाना सीखा और सीखा क्या वो आत्मा में ही था। मेरे सारे शिष्यों को सिखाया। उसके बाद में अलग-अलग राजपूत शैली के नृत्य अलग हैं। राजपूत शैली के रथ अलग हैं, जिसमें ढाल और तलवार है। तो वो सारा ही सारा जितने प्रकार के रथ होते हैं, उसको मैंने देखा, समझा, उसके उसका रंग संयोजन ग्रामीण उस समय हमने देखा कि मशरू के या जो भी कपड़े चलते थे क्योंकि अब समय के साथ तो वो अब नहीं है तो जो भी आज है उसके करीब वो हमें लेना पड़ते हैं लेकिन वो सारी परंपरागत चीज यहाँ तक कि उनके कर्णफूल हैं उनकी नथ है नथ भी वही हम पहनाते हैं जो नथ हमारे निमाड़ में जब महिलाएं बाड़ी पूजने जाती है और जिसे हम मराठी नथ कह सकते हैं जो हमने भी एडा की हुई है वही मोती की नथ हम उनको पहनाते हैं मरवट भरी जाती है और संजय जी, ये आप जब बता रहे हैं तो मुझे यहाँ पर जाकर मेरा ध्यान ठहर रहा है कि गणगौर एक भारतीय दाम्पत्य का आईना ही है, उसका दर्पण है। और जब दाम्पत्य की बात आती है, तो ज़ाहिर है कि गणगौर की पूरी बनक में बारात भी आती है। और लड़की और दामाद को आमंत्रित किया जाता है। एक गीत है, घोड़ा बठीन थणिया रुचि आया, रनुबाई करा सिंगारो संजा, कसी भरी लाऊं जमुना को पानी। अब इस गीत में रनुबाई कर श्रृंगार हो चंदा। अब रनुबाई का जो श्रृंगार है, तो रनुबाई को जब मैं रथ पर देखता हूँ, उसके रथ को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसमें तो पूरी प्रकृति से ही उसका श्रृंगार हो रहा है। तो वो श्रृंगार की क्या प्राकृतिक विधि है, निवाण अंचल की खास तौर पर बताइए? बिल्कुल सबसे पहले तो ये बात मैंने पहले भी कही है, अलग-अलग इंटरव्यूज़ में भी कही है, मेरे मन की बात है, जो कि आपकी बात का बहुत सारा इसमें उत्तर मिल जाएगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा ब्रह्मांड जिन्हें अपनी माँ मानता है, हम उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह! ये हमारी बेटी है, निमाड़ मालवा उनका मायका है, जो चैत्र मास की नवरात्रि में आती है। निश्चित रूप से जब मायके में बेटी आएगी, तो घरवाले संजो के रखते हैं, मैं इसको ये चीज़ दे दूँ। खासकर जो माँ होती है, माँ बहुत सारी चीज़ों को एकत्र करके रखती हैं। शायद मुझे लगता है कि बेटा बहू से छिपा कर भी रखती हाँ, होगी, कि मेरी बेटी को हाँ, मैं ये चीज़ सजगार की दे दूँगी। जी। दूसरी बात कि हमारी तो देवी ही प्रकृति है ना, क्योंकि जवारे के रूप में है। हुँ, हमारी देवी एक कोई मूर्ति के रूप में नहीं है। ये जो हमारा रथ है, ये तो ऊपर का श्रृंगार है। वास्तव में जो जवारे हैं वो हमारा प्रकृति है। मतलब यहाँ तक कि जब बाड़ी खुलती है और जवारों का रंग देखकर हमारे पूर्वज बता देते थे कि अगला साल कैसा आएगा। ये जो विज्ञान है, तो वो प्रकृति से तो जुड़ा हुआ है ही। फिर हमारी लोक देवी है, नाम ही अलग है। शिव और पार्वती का अगर रूप है, फिर तो यहाँ रनुबाई और धनिया राजा है। अब उनका खान-पान भी निश्चित रूप से प्रकृति से जुड़ा होगा। ज्वार की रोटी है, उनका भोग जो है, घुघरी है। तो वो जो लोक का जो पूरा लोक व्यवहार है, उनका दातून है, दातून भी जो है वो इसकी डंडी से होगा, नीम आम की नीम यामिनी डंडी से होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें अब उनका जो श्रृंगार पे बात आती है कि उनके गले में माला, केरियों की, वाह! क्या बात है। उनके गले में जी, माला कैरियाँ जो छोटी-छोटी केरियों को धागे में उनकी जो डेड जिसे कहते हैं, डेड मतलब जो डंडी होती है बिल तोड़ो एक गीत आता है कि तोड़ो तोड़ो रे डेडम डेड। हाँ, तो डेडम डेड का मतलब वही होता है कि जिसमें इतनी सी डंडी जिस पर वो फल लगा होता है, उससे वो माला बनेगी। वाह! दूसरा उस सीज़न में जो
मक्के की दाने से माला बनेगी, मक्के के दाने। जी। जिसको हम सेंगली कहते हैं निमाड़ी में। वो है मूँग की फली, उसमें जो है छेदन करके उससे माला बनेगी। तो ये जो हम देखें कि जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय देवता है, अरे एक गीत आता है उसमें वाला भी कहा कि वो सेंगड़ी तो उसमें आता है कि अंगड़ई मूंग की सेंगड़ी रनुबाई वो उनके रूप श्रृंगार सोरठ देश से आई आई हो, कमाल है। वो उनके रूप और श्रृंगार का और उसमें भी देखा जाए जिस गीत का आप जो है उल्लेख कर रहे हैं, उसमें भी देखा जाए कि उसमें श्रृंगार का जो तुलना है, वो प्राकृतिक चीज़ों से ही की है। थारो काई काई रूप बखानू, रनुबाई सोरठ देश से आई, थारी थारा दाँत दाड़िम का दाना, हाँ अनार के दाने। अनार के दाने, वाह क्या बात है। थारा हाथ कनेर की डाल, हाँ क्या बात। प्रकृति। बहुत अच्छा। तो वास्तव में हम तो प्रकृति पूजक हैं, हमारे पूर्वज सारे, क्योंकि देखा जाए हम पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तो वैसे ही ये हमारी लोक देवी जो है, इनका श्रृंगार, इनकी सेवा भावना, सारा जो है प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों से ही होता है। संजय भाई आप सौभाग्यशाली हैं कि अपने जनपद के एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठानिक लोक पर्व को लेकर और उससे जुड़े नृत्य को लेकर आपने अपने अंचल, अपने प्रदेश और अपने प्रदेश के बाहर की सरहदों पर भी जाकर आपने ये प्रस्तुतियाँ दी है। इस तरह से देखिए एक लोक नर्तक कैसा लोक संचारक भी होता है, पर हमारी कलाएँ इसमें बड़ी सहायक साबित होती हैं। ये सारा का सारा जो आपका अपना जो कलात्मक व्यक्तित्व है इसमें एक और चीज़ जो सामने आती है और बहुत आकर्षित करती है, हम जैसे कला रसिकों के मन में और वो ये है कि आपने पिछले दिनों जब कोरोना काल चल रहा था, सारी दुनिया सन्नाटे भाग रही थी, फुर्सतों के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन आप जैसे रचनात्मक व्यक्ति ने उन फुर्सतों को भी एक पूरे रचनात्मक स्वरूप में ढाल दिया और मालूम हुआ कि संजय महाजन के हाथ अब छोटी-छोटी सी गुड़ियाओं को, पुतलों को रच रहे हैं। ये अचानक कब आपके भीतर जागा और आप तो एक लोक नर्तक हैं? आपके भीतर ये कौशल कहाँ से आया कि शिल्प परंपरा में भी आप इस तरह से नया काम कर सकते हैं? जी। एक कहावत है, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची वो फूले फले अघाए। बहुत अच्छा। तो बचपन से ही थोड़ी पेंटिंग बनाना है, जैसे आज भी बच्चों में होता है। कोई स्पोर्ट्स पे थोड़ा-सा खे स्कूल में सब कुछ होता है, विद्यार्थी जीवन में सब होता है। बाद में उसे कोई एक चीज़ आकर्षित करती है। बाद में वो कोई चित्रकार बनेगा, नर्तक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन शुरू में बच्चे को सारी चीज़ें उसके ध्यान में आती है, तो कला की जितनी भी विधाएँ हैं, सबने मुझे आकर्षित किया। बहुत अच्छा। उसमें ये एक हस्तशिल्प भी था, तो बचपन से जो घर में दादी मांडना बनाती थी, दशहरा बनाती थी, वो सब मैंने ध्यान से देखा, उनकी मदद की, वो ही चीज़ मेरे अंदर अंदर रची बसी हुई थी। लेकिन नृत्य में इतने ज़्यादा व्यस्त होने के कारण उन चीज़ों को पूरा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन वो मेरे अंदर थी और इंदौर के अंदर मेरा ननिहाल है। तो हर गर्मी की छुट्टी में जैसे पुराने समय में नानी के यहाँ जाया करते थे, वहाँ पर ये डॉल मैंने एक दुकान पर देखी और उस समय ना मोबाइल था, ना फ़ोटो था, ना पेरेंट्स इतने जागरूक थे कि आज तो कहते हैं कि भई ये विधा में खुद क्लास में ले जाते, वैसे कुछ भी नहीं था। वो डॉल ने मुझे वो गुड़िया ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं ज़िद करके मेरी माँ को, मेरी मम्मी को वहाँ लेकर गया और उन्होंने कहा कि भई ये क्या है ये सब? क्या ये बच्चा ज़िद कर रहा है? तो उन्होंने कहा इसका एक चेहरा मिलता है, कुछ एक ऐसे कुछ पार्ट मिलते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं घर जाकर। वो मुझे लगता है ₹7 का होगा, पूरा उस ज़माने का। वो मैं लेकर आया और उससे कुछ भी आड़ी-टेढ़ी डॉल बनी, लेकिन फिर भी वो मेरे मन से हटी नहीं। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर उम्र बढ़ी, फिर ज़िद करके लेकर गए। तब जाकर 2-3 साल तक मैं वो बराबर गया और मैंने कुछ भी एक राजस्थानी या क्योंकि उस समय तो क्या है कथकली या कथक इतना देखने को मिलता ही नहीं था और छोटे गाँव में है तो हम समझते ही नहीं थे ये सब क्या है। एक डॉल बनाना है बस, गुड़िया बनाई मैंने, वो मेरे मन में थी। कॉलेज में आते-आते भी मैं उसे बनाता रहा, लेकिन सिर्फ़ गर्मी की छुट्टी में। एक डॉल बनी उसको रख दिया ऐसे करके। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हाँ। हम कुछ कर नहीं सकते थे। अगर हम नृत्य करते भी हैं, तो हम नृत्य की रियाज़ कितनी कर सकते हैं?
रोज़ कितना? और हम सबको मालूम था कि ये भयावह स्थिति इतनी ज़्यादा लंबी चले इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो किसी को उसका अंदाज़ा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय ये था कि मैंने एक मेरे हाथ में एक तार का टुकड़ा उठाया और मैंने एक डॉल बनाई, वो हमारा निमाड़ का काठी नृत्य था, सबसे पहले। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था हाँ, और मैंने 23 मार्च से बनाना शुरू किया। अच्छा, अच्छा। मैंने एक बनाई, लॉकडाउन आगे बढ़ता गया। मैंने निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड की एक-एक डॉल बनाई। फिर लॉकडाउन बढ़ता गया। मैंने कहा, "भई क्या विषय लूँ?" मैंने शास्त्रीय नृत्य लिए और सारे शास्त्रीय नृत्य की डॉल, गुड़िया बना ली। और बनाई कैसे? जो घर में ही साधन थे। अच्छा, हमारे जो हम डांस की जो नृत्य की जो हमारी वेशभूषा होती है उसके जो बचे हुए जिंदे थे, कपड़े थे, वो सब और घर में जो सामान था उससे बनाई। लॉकडाउन बढ़ता गया, बढ़ते-बढ़ते मैंने 30 गुड़िया बना दी। ओहो! हाँ, क्या और बात 30 गुड़िया पूरे भारत के अलग-अलग जो भी मुझे क्योंकि मोबाइल का तो ज़माना है ही अब तो अब चीज़ें देखने को भी मिली। लेकिन घर के बाहर नहीं जा सकते थे। जो भी था वो घर के अंदर था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसे सिर्फ़ मैंने फ़ेसबुक पर डाला और उसमें आपका भी सहयोग रहा। आपने जब उसको देखा जी, और अपना एक छवियों का छंद मुझे अच्छे से याद है, नामक एक आपने बहुत सुंदर लेख लिखा जो सभी लोगों ने पढ़ा और उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद कला रसिकों क ने जब उसे देखा और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज भी हमने अपनी पोस्ट में ये नहीं लिखा है कि ये बेचने के लिए है, जी, जी। ये सेल के लिए। हम तो जानते ही नहीं थे, इसे कैसे बेचा जाएगा, वो तो शौक से बनाई थी। लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ भी नहीं था और हमारे घर में जैसे लोगों की वो डॉल को लेने के लिए बाढ़ लग गई हुँ। और फ़ोन कॉल्स और मैसेज हमको ये चाहिए और वो दिन है और आज का भी। संजय भाई बिल्कुल मैं एक बड़ी श्रृंखला में देख रहा था आपके उन गुड़ियाओं की जिसमें कि आपने पूरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के साथ-साथ भारत के लोक नृत्यों मध्य की प्रदेश का। भी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारी की सारी मुद्राएँ मतलब देख कर पता चल जाता है कि ये कथकली है, ये ओडिसी है, ये भरतनाट्यम है, ये कथक है। तो ये तो बड़ा काम आपने किया, बिल्कुल एक अलग रूपांतरण आपका हमने देखा। अब जबकि वीर भारत न्यास संस्कृति विभाग ने महाभारत पर केंद्रित एक 9 दिनों का एक बड़ा सांस्कृतिक बहुरंग रचा है और उसमें जो आपकी उपस्थिति है, वो एक नर्तक की उपस्थिति नहीं है, एक हस्तशिल्पकार के रूप में आपको आमंत्रित किया है। तो इस महाभारत उत्सव में आपकी जो मौजूदगी है, आपकी जो आमद है, वो किस तरह की है? थोड़ा-सा वो खुलासा कीजिए। जैसे संस्कृति विभाग का भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मेरी नृत्य परंपरा को स्थापित करने, उसे समझने के लिए, उसे एक उचित स्थान देने के लिए। वैसे ही ये जो पुतली कला है, उसे भी समझना और उसे एक उचित स्थान देना, उसके लिए मैं संस्कृति विभाग और वीर भारत न्यास का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि मुझे जी, आमंत्रित किया। जी, जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक पुतली बनाते हैं, लेकिन संजय महाजन पर ये विश्वास किया गया कि जिस तरह की पुतली हम बोलेंगे, उस तरह की वो बनाएँगे। अब बहुत स्वाभाविक है। जी, अभी उन्होंने लोक नृत्य की पुतलियाँ बनाई है, ये लोक जीवन की पुतलियाँ बनाई है, ये शास्त्र की। लेकिन एक पात्र को बनाना, पात्र को जीवंत करना, वो थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण स्वाभाविक कार्य हुआ। का और जैसे ही मुझे आमंत्रण आया, तो आप समझिए कि महाभारत खुद एक रोमांच है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। महाभारत शब्द में ही रोमांच है। और जैसे ही मुझे पता चला, वैसे ही मैंने हाँ बोला आने के लिए, उस चुनौती को स्वीकार किया और साधारण पात्रों के बजाय ऐसे पात्रों का ज़्यादा अध्ययन किया। अभी भी आप मेरी पुतलियाँ देखेंगे, उसमें आप शकुनी को देखेंगे। हम देख रहे हैं 2 दिन से, एक बच्चा भी आता है, तो वो बच्चा भी उसको कहता है ये शकुनी मामा है। हाँ, वाह! क्या बात है। तब मुझे लगता है कि और बहुत सारे एजुकेटेड जो लोग हैं, जो हम समझते हैं कि शायद इस चीज़ से नहीं जुड़े होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ाई में ही पूरा वो आके कहते हैं, "ये शकुनी मामा खड़े हैं।" तब मुझे लगता है कि मेरी कला जो है, उसे एक स्थान मिला। जो कि इतने साल बाद मैंने बचपन की जो कला को लॉकडाउन में वापस से जागृत किया मेरे अंदर मैंने हाथों में उसकी मेहनत की, अभ्यास मैंने किया, तो उसकी मुझे सार्थकता यहाँ पर नज़र आई, जो इस भव्य समारोह में जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह है उसमें मुझे बुलाया गया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और एक सार्थकता है। हाँ, महाभारत की कथा तो न जाने कितने सारे पर्वों में, सर्गों में फैली है।
लाखों उसके श्लोक हैं, न जाने कितने प्रसंग घटनाएँ हैं, न जाने कितनी कथाओं की अंतर कथाएँ हैं। ये सारा का सारा इतना फैला हुआ रंगमंच जो महाभारत का है, उसमें से आपने कौन से प्रसंग चुने अपने इस शिल्प के लिए? जी, सबसे पहले तो कुछ तो प्रसंग घर से हम लोग बनाकर लाए थे, प्रदर्शनी के लिए। तो वो हमने सबसे पहले लिया है कि द्रुत क्रीड़ा। द्रुत क्रीड़ा में हमने जो हमारा पेडिस्टल है उस पर हमने 8 पुतलियों को वहाँ पर स्थापित किया है जिसमें 5 पांडव हैं और इधर मुख्य जो है दुर्योधन है, दुशासन है और शकुनी मामा है, जो कि द्रुत क्रीड़ा का एक दृश्य है। एक हमने ये आर्टिकल बनाया है। दूसरा हमने ये बनाया है फिर उसके सीक्वेंस में ही हमने बनाना शुरू किया कि द्रौपदी वस्त्रहरण जो कि बहुत प्रमुख घटना है। बिल्कुल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया है द्रौपदी जी का और इधर दुशासन ने एको प्रसंग लिया है। इसी कारण युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इनसे शस्त्र उठवाऊँगा या पांडवों का जो है मैं संहार करूँगा या उनको मैं मार दूँगा। तब उन्होंने एक ऐसा समय आया जो भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया उठाकर मारना पड़ा। एक वो हमने दृश्य बनाया है और अंत में हमने बनाया है कि भगवान अर्जुन ने जब कहा कि ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे सारे दार हैं, मैं इनको कैसे मारूँ? इन पर कैसे मैं शस्त्र तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अधर्म के खिलाफ खड़े हैं, मैं स्वयं धर्म हूँ। वो गीता का ज्ञान जब दिया, एक वो दृश्य बनाया है, ये मुख्य हमने बनाए हैं और इसके बीच के अभी वर्कशॉप ये कार्यशाला चल रही है, वो हमें बनाना है। अभी हमने कल गांधारी को बनाना शुरू किया है, वो आज पूर्ण हो जाएँगी और उसके बीच-बीच के जो सारे प्रसंग हैं अभिमन्यु वध हमने सोचा है। दूसरा ये कि हमने सबसे आखिर में ये सोचा है कि जब स्वर्गारोहण हुआ, पाँचों पांडव और द्रौपदी जी का, वो भी हम बनाने की हमारी योजना है। जी। तो ये सारे बीच के संजय भाई, ये जो आपने बताया, सोचने के स्तर पर तो ये एक अलग प्रोसेस है जिसमें आपने सोचा, ये सब कुछ किया। लेकिन एक होता है इनको करना, सोचे हुए को साकार करना। तो सोचे हुए को साकार करने के क्रम में ये जो डिटेल्स हैं, जो किसी भी क्लासिक महाभारत की, इन डिटेल्स को आपने कब अध्ययन किया? क्या आपकी स्मृति और परंपरा से चले आए, आपके वाची परंपरा से पढ़ लिख कर, या आपने इसके लिए कोई स्टडी की कि नहीं, यदि मैं इसमें शकुनी को रचूँगा तो शकुनी का अपना पूरा कैरेक्टर उसमें आना चाहिए। या द्युत क्रीड़ा की आप बात बता रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें, उसमें शतरंज की मोहरें हैं, जो चाल चली जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें सोचने और इस छोटे से शिल्प में उसको रूपायित करने के क्रम में एक चुनौती आती है। आपने किस तरह की रचनात्मक प्रक्रिया अपनाई इस पे? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे सरलता जो हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि मैं एक नर्तक हूँ अच्छा। और मैं अपनी गणगौर नृत्य के अलावा विभिन्न बड़ी-बड़ी नृत्य नाटिकाएँ मैं निर्देशित करता हूँ, जो कि मेरा समूह भारत के अलग-अलग प्रांतों में करता रहता है, जिसमें रामायण पर भी है, जिसमें पूरी कृष्ण लीला भी है हमारी, जिसमें म्हारो निमाड़ करके भी हमने किया था। तो चूँकि जब आप कोई भी पात्र को उठाते हैं या कोई भी कथा को उठाते हैं, अभी एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि निमाड़ी बोली में पूरी मैंने कथा लिखी है राजा भर्तृहरि की, हाँ। जिसे अभी ये 30 तारीख को मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जब कथा उठाते हो, तो उसके प्रत्येक पात्र को मैं निर्देशक हूँ, तो निर्देशक को प्रत्येक पात्र की एक-एक हलन-चलन, उसकी आहार्य, उसका म उसकी मनोभूमि कह सकते हैं पूरी मनोबुनी, जो है, उसके डायलॉग्स, सब आप उस पर पूरा अध्ययन करना होता है। तो बरसों से चूँकि मैं नृत्य में ये सब करता आया हूँ, बस उसे मुझे सिर्फ़ इसमें अप्लाई करना था। चुनौती सिर्फ़ ये थी कि जो भाव हैं, क्योंकि निर्जीव है पुतलियाँ, तब मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को देखता हूँ। हुँ। मैं खुद की अगर ये है कि कोई गीता का ज्ञान के लिए अगर कृष्ण के दोनों हाथ फैले हुए हैं, तो मैं पहले ऐसे करके खुद के हाथ को देख लेता हूँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। और मैं अपने से ही फिर उसपे मेरे जो भाव हैं, उसपे उकेरने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये फ़ायदा नृत्य का में बहुत मिला। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चूँकि महाभारत जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पिछले 2-3 दिनों से ये सारी की सारी जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, लोग एक अलग जिज्ञासा और कौतूहल के साथ में आ रहे हैं।
महाभारत की कथा तो शाश्वत है और कब से चली आ रही है। अलग अलग माध्यमों से लोगों ने इसको देखा है, इसके किरदारों से लोग जुड़े हैं, लेकिन एक समग्र उत्सव की परिकल्पना शायद देश में पहली बार हो रही है। अब जबकि हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व विरासत से विकास की बात करता है और सारे राज्य भी उसको अपनाते हैं, सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर लौटने की गुहार की जा रही है, जड़ों को टटोलने की बात हो रही है, और हमारी नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है। तो चूंकि आप एक अध्ययन अध्यापन से जुड़े भी हैं, एक कलाकार होने के नाते, आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि अतीत की तरफ फिर एक बार जाने की जरूरत है, इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है? और युवा काल कहा जा रहा है आज के समय को, सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है, तो युवाओं के लिए इस तरह के उत्सवों को होना कितना जरूरी मानते हैं? ये जो आपने अभी बात कही, ये 2 दिन से मेरे ज़हन में आ रही थी कि युवा इस समारोह में जब हम उनको देखते हैं, अपने स्टॉल पर खड़े होकर, तो जिस जिज्ञासा से वो यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही स्थान पर इतना विराट आयोजन, उसके अस्त्र-शस्त्र या उसपे जो भी गतिविधियाँ महाभारत की, सिर्फ़ किताबें नहीं, सिर्फ़ व्याख्यान नहीं, दर्शन भी है, प्रदर्शन भी है। वाह। उ और वो आज के परिप्रेक्ष्य में है जो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो युवाओं को आकर्षित कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारा आयोजन। दूसरी बात ये है कि हमें अतीत में जाने की ज़रूरत बिल्कुल है। ये बात मैंने कल इसलिए ब और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ स्टूडियो में आने से पहले मेरे पास एक कॉल आया, हम्म। गुजरात से। अच्छा। मेरी कोई शिष्या है, उनका कॉल आया कि मेरा कोई भांजा है, वो यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता है, उसने कहा ऐसा कोई उत्सव हो रहा है, तो मुझे अध्ययन करना है वहाँ जाकर। वाह। तो मैंने उससे कहा कि आप आ जाओ, कोई टिकट है, कुछ है? मैंने कहा नहीं, आप आओ और आप सारा अध्ययन करो। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे लगती है कि अगर किसी को महाभारत के बारे में जानना है, उसने सारा जीवन भी कुछ नहीं जाना, वो अगर इस फेस्टिवल में आता है, तो उसको बहुत कुछ ज्ञान जो या अध्ययन करके पूरा एक निचोड़ जो है उसको मिलेगा बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमें अतीत में जाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज हम आधुनिकता की ओर तो जा रहे हैं, हमारा युवा जा रहा है, पर हम्म। आधुनिकता के साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, हमारे युवाओं में, जो कि अवनति की तरफ उसको ले जा रहे हैं। ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये जो हमारे आख्यान हैं, हमारे ग्रंथों के जो आख्यान हैं, वो उनको जीवन जीने की एक कला, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी आजकल के युवा ऐसे भी सवाल उठाते हैं कि गांधारी ने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा करना चाहिए था। ये सवाल क्योंकि उन्होंने ऊपर-ऊपर ही केवल देखा या तो उन्होंने केवल सीरियल देखे हैं, हम्म। अंदर उनको पढ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों था? अगर ऐसा होगा, अगर उन्हें यहाँ से अध्ययन मिलता है कि ऐसा-ऐसा होता है, उसको अतीत में जाने के बाद, तो उनका जीवन सफल होगा, वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्हें आधुनिकता के साथ हमारी इन चीज़ों का, अगर इन प्रसंगों का वो साथ लेते हैं, इनसे वो अगर थोड़ी भी क्या कहते हैं कि ज्ञान लेते हैं, तो उनका जीवन सफल होगा और हमारा भारत विकास की ओर बहुत आगे बढ़ेगा। वाह! क्या बात है संजय भाई। जिस बहाने पे इस बातचीत को हम समाप्त कर रहे हैं, उसमें बस आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि संजय महाजन आप नया क्या रचने जा रहे हैं? क्या सोचा है आपने? मैंने यही सोचा है कि जिस तरह मैंने अभी निमाड़ी में आपसे अभी चर्चा की कि निमाड़ी में मैंने राजा भर्तृहरि की कथा लिखी, मैं अपनी जनपद की बोलियों में महाभारत को, वाह! रामायण को, बहुत अच्छा। ये जो हमारे महाग्रंथ हैं, उन्हें अपनी उसका जो चाहे नृत्य नाटिका के रूप में, नृत्य नाट्य के रूप में अपनी जनपद की बोली में ही इन्हें निबद्ध करूँ। उससे ये होगा कि जितने वहाँ पर कलाकार जुड़ेंगे, उन्हें भी इसका नॉलेज होगा और मेरी जनपद की बोली जो है, मेरी जनपद की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो और पुष्ट और समृद्ध होगी। वाह, वाह, वाह! बचा ली जाएँ तो बच जाती है परंपराएँ, वरना एक दिन उनका हरा-भरापन सूखने लगता है। लेकिन आप जैसे जो जुझारू और जिजीविषा से भरे लोग होते हैं, जो अपनी धरती की शपथ लेकर उसके कर्ज को चुकाने के लिए पूरे प्राणपण और निष्ठा से सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक एक सुनहरा कल उनका आता ही है। और संजय महाजन जैसे कलाकार फिर एक नई उपलब्धि के साथ, नई रचनात्मक करवट के साथ हमें दिखाई देते हैं। आप हमारी बातचीत में आए और संजय महाजन जी, आपने इतने सारे पहलुओं पर न केवल अपनी रचनात्मकता बल्कि पूरे संसार को रचनात्मकता से किस तरह से नई
सीखें अर्जित करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी युवा पीढ़ी को। ये सारी चीज़ें आपने हमसे साझा की, शेयर की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।